इतना पार्ट नोट कर लो और ये क्वेश्चन देख लो। हो गया, चलें आगे। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, आपको देखो यहाँ पे आग जल रही है, अब यहाँ पे लोग इसको घेर के ऐसा खड़े हुए हैं, आग तापने के लिए, ठंडी का मौसम है, और यहाँ पे आग जली हुई है वैसी, और यहाँ पे लोग कुछ इस तरह से खड़े हैं। ठीक है, यहाँ लोग घेर के खड़े और यहाँ ऐसे खड़े, तो यहाँ से जो आग जाएगी वो इन आगे वाले पर्सन्स को, ये जो आगे पर्सन यहाँ खड़े हुए हैं ये इसमें, तो इस स्टेट में इनको ज्यादा हीट मिलेगी कि इस स्टेट में ज्यादा हीट मिलेगी? बताओ, पहले वाले केस में ज्यादा हीट मिलेगी कि दूसरे वाले केस में ज्यादा मिलेगी? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कैसे मिलेगी भैया? सेकंड केस में मिलेगी ना। क्या कर रहे हो तुम लोग, अच्छे से सोचो ना। अरे यहाँ जो ये आदमी खड़ा है इसको ज्यादा हीट इस कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी? अगर यहाँ खड़ा है कोई तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ये वाले मिले, क्यों? क्योंकि ये तो घेर के खड़े हुए ना, तो मैक्सिमम आग को रोक लेंगे। बात समझ में आई क्या? और यहाँ तो केवल कुछ जगह पे है ना, तो यहीं पे आग रुक पाएगी, बाकी तो आग आसानी से जा रही है ना बाहर की तरफ। क्यों भाई, समझ में आया क्या कुछ? सर लेकिन इतने दूर तक आग कैसे जाएगी? क्या? अरे भाई आग यहाँ जल रही है तो इसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो यहाँ जाएगा ना। सन से लाइट आती है तो कुछ ना कुछ पोर्शन, सन से रे हमारे पास आती है कि नहीं इतनी दूर से, तो आग का कुछ ना कुछ पोर्शन तो यहाँ जाएगा ना इसके पास। लेकिन अगर इसको आप घेर के खड़े हो जाओगे तो इससे जाने वाला जो पोर्शन है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, ये सवाल है। अरे भैया एक बल्ब जल रहा है, देखो यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है। अब कुछ लोग इसको ऐसा घेर के खड़े हो गए, अब यहाँ रोशनी ज्यादा पहुंचेगी कि कम पहुंचेगी? और वहीं कम है ना, और ये वहीं ये दूसरा बल्ब जल रहा है उतना ही बड़ा, लेकिन अब पर्सन कुछ ऐसे घेर के खड़े हुए हैं और कुछ यहाँ खड़े हो गए, रैंडमली खड़े हो गए। तो अब बताओ जो बाहर पहुंचने वाली लाइट होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? किस केस में कम होगी? पहले केस में कम होगी। इस केस में कम होगी ना, तो इसका इफेक्ट यहाँ कम पहुंचेगा ना, लेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और इसका इफेक्ट बाहर की तरफ मोर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ये वाली बात समझ में आती है? इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल इस लाइट के चारों ओर एक जैसा फैलाया हुआ है। यहीं पे जैसे न्यूक्लियस होता है, तो आपको पता है एस ऑर्बिटल कैसे होता है? स्फेरिकल होता है ना, जबकि पी ऑर्बिटल कैसे होता है? टम्बल्ड। अब मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इतने दूर पर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इतने दूर पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है। तो और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, सब तरफ घूमेगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो रहता नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा। तो इस फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में लगेगा? फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सेकंड केस में। सेकंड केस में लगेगा। ये सबको समझ में आता है इतना? क्योंकि कुछ ही पोर्शन तक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ऑब्स्टेकल होगा, बाकी पोर्शन पे तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन आसानी से लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बात आ रही समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो हर जगह वैसा ही ऑब्स्टेकल होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पे उतना अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा न्यूक्लियस का। क्यों, ये वाली बात समझ में आई क्या?
सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल रखा हुआ है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सब। तो ये न्यूक्लियस का इस p ऑर्बिटल पे जो अट्रैक्शन है वो p ऑर्बिटल द्वारा बाधक होगा। लेकिन क्या हमेशा होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब इधर घूम के इधर चलते रहेगा तो अट्रैक्शन तो यहाँ बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता? यहाँ फिर तो अट्रैक्शन लगेगा ना नॉर्मल तरह से। तो p ऑर्बिटल का शेप क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए इतना ज्यादा इस पर अट्रैक्शन पे रोक नहीं लगा पाएगा। लेकिन यहाँ s ऑर्बिटल कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा रोक लगा पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर रोक सबसे ज्यादा कब लगा पाएगा? किस केस में ज्यादा रोक लग पाएगा? इसके अट्रैक्शन का कम स्फेरिकल वाले में, किसमें मतलब एस ऑर्बिटल में कम पहुंचेगा ना, लेस अट्रैक्शन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कैसे मतलब ज्यादा रोक पाएगा ना उसको? ज्यादा रोक पाएगा, लेस अट्रैक्शन पहुंचेगा। बस इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जब कोई न्यूक्लियस s ऑर्बिटल से गिरा होता है तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर इसका अट्रैक्शन जो है वो लेस होता है। एक तरह से मैं बोलता हूँ z इफेक्टिव लेस हो जाता है। लेकिन वहीं अगर न्यूक्लियस p ऑर्बिटल से गिरा होता है या d ऑर्बिटल से गिरा होता है, d ऑर्बिटल डबल डबल होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही रहेगा लगातार, एक जगह पे तो रहेगा नहीं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर जो इसका अट्रैक्शन पहुंचता है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मतलब इसका एक तरह से इसके अट्रैक्शन पर ये इसने स्क्रीन का काम किया, इसके अट्रैक्शन पर इसने भी स्क्रीन का काम किया, पर ये स्क्रीन बहुत छोटी है क्योंकि इसका शेप जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता न्यूक्लियस के चारों ओर। तो जो s ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, p ऑर्बिटल का उससे कम होता है, d ऑर्बिटल का उससे कम होता है, f ऑर्बिटल का सबसे कम होता है। तो इस ऑर्डर में स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है और इसलिए इस ऑर्डर में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी डिक्रीज होती है। अट्रैक्शन कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं किसको है? जो अंदर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को पहुंचने में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं। इस ऑब्स्टेकल को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीन इफेक्ट सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल का होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, उसके बाद p, उसके बाद d और सबसे कम f का होता है। क्यों? ये वाली बात समझ में आ गई क्या यहां तक? क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, ओके, चलूं आगे? ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड orbitals on ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या इफेक्ट होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में, ये जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है उस पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बता सकते हो? घटना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन शेल फुल हो रहे हैं। साक्षी तो कह रही बढ़ना चाहिए, साक्षी कह रही बढ़ना चाहिए, तुम कह रहे हो घटना चाहिए। ऐसा कैसे हो रहा है? अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? हाँ, सांची कह रही है इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि साइज, बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये बताया था ना, राइट साइड जाने पर शेल तो वही रहते हैं पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते जाते हैं, इससे साइज कम होता जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होती है। पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। क्यों भाई, किसने बोला था घट रही है? समझ में आया क्या? लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, पता है क्या? अरे भाई
बताओ सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है कि क्लोरीन से निकालना ज्यादा आसान है? बताओ। सोडियम आसानी से प्लस बनाता है कि क्लोरीन आसानी से प्लस बनाता है? कौन आसानी से प्लस बनाता है? क्या बोल रहे थे? क्लोरीन बोल रहे सोडियम। सोडियम। हाँ, सोडियम हो गया। मतलब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी और क्लोरीन की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, यही तो बोल रहे हैं। बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं, इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी को मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी को नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ेगी तो देने की एबिलिटी कम होगी, तो आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अच्छा, ये वाली बात क्लियर हो गई कि सबको? ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? इसमें डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। यस नो सर। अब जरा देखिए, अब होता क्या है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। अगर केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं होंगे तो फिर केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं रहेगी, फिर तो वो फिजिक्स हो जाएगी या फिर तो वो मैथ्स हो जाएगा। ओके, केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इसमें अब जरा देखें, यहाँ पे अपने पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन इसका होता है 7। इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन इसका 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। बताओ, ये आयनेशन एंथैल्पी इसकी E1 है, इसकी आयनेशन एंथैल्पी E2 है और इसकी आयनेशन एंथैल्पी E3 है। सबसे ज्यादा किसकी होगी आयनेशन एंथैल्पी तीनों में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्यों बोल रहे हो? E3 क्यों बोल रहे हो? लेफ्ट से राइट जाने में एक बढ़ती बिल्कुल है। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, साक्षी तो नाइट्रोजन बोल रही है। अमन भी नाइट्रोजन बोल रहा है। ओके, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? E1 ग्रेटर देन E2, E1 लेस देन E2 लेस देन E3, ऐसा होना चाहिए था। साक्षी भी बोल रही है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए था। पर एक्चुअल में कैसा है? एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में ऐसा होता है, E1 जो है वो कम होती है, E2 जो है ज्यादा होती है, लेकिन E3 से भी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। 3 आपको दे देगा ऐसा और बोलेगा इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव में एक्सेप्शन ही पूछता है। देखो, एक इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, एक जनरल ट्रेंड होता है और एक होता है बीच बीच में थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शंस की वो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये सब एक्सेप्शन और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? वो ठीक है कि जनरल लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ना चाहिए, पर उस पर एक एक्सेप्शन ये आ जाता है कि ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। यहाँ पे जो P है उसमें हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल, और स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करना चाहेगा, जबकि ये लोग हाफ फील्ड नहीं है, इसलिए इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो दोनों से ज्यादा हो जाती है। क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ गई? क्या ये वाली बात समझ में आ गई आयनेशन एंथैल्पी की? ओके, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। चलो आगे में। ओके, एक लास्ट है आयनेशन एंथैल्पी, लास्ट चीज मेरे को बताना है और वो ये है नोबल गैसेस। देखो,
noble gases are most stable. स्टेबल होने का मतलब है वो आयनाइज नहीं होना चाहते, hence they have highest ionization enthalpy in the periodic in their respective ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं तो नोबल गैस जो भी होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, सो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं। हम इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चल रहे हैं हम, और वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है? It is the energy released when a neutral gaseous atom accepts an extra electron to become negative gaseous ion। मान लो X कोई एटम है गैसियस स्टेट में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया? X नेगेटिव। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H, ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव। इस डेल्टा H को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज हो रही है एनर्जी। ये जनरली नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन किया जाता है, नॉन मेटल्स के लिए। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, मेटल तो गेन करती नहीं। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन को अपन ने गैसियस एटम में ले गए, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया? ये बना लिया। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, और ये ऑब्वियसली लेस देन जीरो की। लेस देन जीरो का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। सर नेगेटिव होगी ना, मतलब हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ही होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहता है ना। ठीक है, तो दोबारा बताओ ना एक बार। जैसे अपने पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों भाई, बोलो ना। यस सर। हाँ, यस सर। इसको कहीं एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किसमें बदल जाएगा? क्लोरीन माइनस में। अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी को रिलीज करती है। देखो, एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उस बच्चे को बोलोगे, मतलब 2 साल का है, उसको बोलोगे बेटा एक जगह बैठ जाओ, वो कभी बैठेगा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी है तो वो हमेशा घूमता रहेगा। लेकिन एक 80 साल के बुजुर्ग को आप बोलोगे कि ऐसा कि बैठ जाओ, तो बड़े आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी की कमी है। जितनी एनर्जी ज्यादा होती है
उतना अनस्टेबल होता है, और जितनी एनर्जी कम होती है उतना स्टेबल होता है। तो ये कम स्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके मोर स्टेबल बन गया, तो एनर्जी ये क्या करेगा, लूज करेगा। ये जो एनर्जी लूज करेगा इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, और इसको ऐसे शो करेंगे, और हमें हमेशा नेगेटिव होगी। तो कोई भी गैसियस स्टेट में अगर एटम है, जैसे अगर अपने पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्लोरीन के एटम में, ये गैसियस एटम में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद इसको एनर्जी देंगे, सीधे क्लोरीन को नहीं देंगे। ये एक अकेला जो लेगा उसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। अकेला एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई क्या? और ये जनरली किसके लिए डिफाइन है, जो नॉन मेटल्स है उनके लिए डिफाइन है, क्योंकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। क्यों, ये वाली बात समझ में आई क्या? एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो बोलो। सर जो नोबल गैसेस है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो फिर उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे कम होनी चाहिए ना? बिल्कुल करेक्ट, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव में आ जाती है, जीरो। देखो जैसे अगर आप अगर हीलियम को ले लेंगे, अगर हीलियम का गैसियस एटम ले लिया और आप उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो होगा क्या, एक तो ये लेगा नहीं, और अगर लेगा तो जबरदस्ती ये नेगेटिव आयन बना लेगा, और अब आपको जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इसकी डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कैसी आएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रॉन जब आपको जबरदस्ती एनर्जी इसको देना पड़ेगा, यानी किसी तरह जबरदस्ती एनर्जी देंगे। मतलब देखो अभी इसकी एनर्जी लेस है क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल होने के कारण इसकी एनर्जी लेस है। अब ये एनर्जी, क्योंकि आपने इसको एनर्जी दिया, तो मान लो इसके पास पहले 2 जूल एनर्जी थी, आपने इसको 1 जूल एक्स्ट्रा दे दिया। क्यों दिया, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो अब इसकी एनर्जी हो गई 3 जूल, तो ये मोर एनर्जी हो गई। मोर एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, और इसलिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा एच इसका पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए जो स्टेबल रहेंगे, जो नोबल गैस रहेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव आ जाएगी। उसी तरह से मेटल की भी, अगर सोडियम को आप इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेना चाहेगा, सोडियम ऐसा कभी बनाना ही नहीं चाहेगा नेगेटिव। तो इसकी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगी। आपको खूब जम के देना पड़ेगा और बहुत थोड़े समय के लिए रहेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ओके, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? चलूं आगे? यस सर। नेक्स्ट डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब डेफिनेशन आपको आगे काम आएंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो ये हाइड्रोजन है, एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट बॉन्ड तो सबको पता होगा, आई थिंक सबको पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड? यस सर। ओके, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम लोग, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं अपन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट में कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, मिडिल में होते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन आ जाए तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं क्लोरीन की तरफ, और ये एटम ऐसा नहीं होता, बल्कि एटम किस तरह से हो जाता है, H, और यहाँ क्लोरीन होते हैं। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पूरा तो नहीं रख पाता लेकिन क्लोरीन की तरफ झुक जाते हैं। क्लोरीन की तरफ झुक जाने से इसके ऊपर स्लाइट माइनस और इसके ऊपर स्लाइट प्लस आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन रखने की एबिलिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो